FIR क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। 1 जुलाई 2024 से मुल्क में नाफिज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को मजीद मुअस्सर बनाने का बंदोबस्त किया गया है। दफा 173 में इस नए कानून के तहत इत्तिला देने के तरीके, पुलिस की जिम्मेदारियां और तफ्तीश के इख्तियारात की वजाहत की गई है। नए कानून के तहत FIR दर्ज करने का काम दफा 173 के तहत किया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 173 एक कम्प्रिहेंसिव प्रोविजन है। सेक्शन 173(1) के तहत किसी भी जुर्म की इत्तिला, चाहे वो कहीं भी हुआ हो, मुल्क के किसी भी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को जुबानी तौर पर या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए दी जा सकती है, और अगर इत्तिला इलेक्ट्रॉनिक जरिए से दी जाती है तो अफसरान उसे रिकॉर्ड पर लेंगे और इन्फॉर्म करने वाले शख्स से 3 दिनों के अंदर दस्तखत करवाए जाएंगे। अगर रिपोर्ट करने वाली कोई खातून है तो उसकी रिपोर्ट एक खातून पुलिस अफसर या किसी दीगर खातून अफसर के सामने दर्ज की जाएगी। इसके अलावा गिरफ्तारी के जवाबित में भी तब्दीलियां आई हैं, जिसके तहत कुछ मामलों में मुजरिम को हथकड़ी लगाने का बंदोबस्त किया गया है। नए कानून के तहत गिरफ्तार किए गए शख्स की मर्जी के मुताबिक वो जिसे चाहे अपनी गिरफ्तारी की इत्तिला पुलिस के जरिए दिलवा सकता है। पहली बार किसी जुर्म को अंजाम देने वाले मुजरिमों को सजा का 1/3 हिस्सा जेल में गुजारने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की दरख्वास्त पर जमानत का भी इंतजाम किया गया है। आज की पेशकश में नए कानून के तहत FIR, गिरफ्तारी और जमानत के निजाम में की गई तब्दीलियों पर रोशनी डाली जाएगी। आदाब। अपना मुल्क अपना आईन, शक्ति संविधान की। FIR, अरेस्ट और जमानत। कहीं भी किसी के साथ कोई वारदात या कहीं किसी का झगड़ा होता है तो ये 3 नाम जहन में ज़रूर आते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2024 से मुल्क में 3 नए फौजदारी कवानीन के नाफिज होने के बाद FIR, गिरफ्तारी और ज़मानत में क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं, इसको आज हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। इस पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं माहिर कानून डॉक्टर निशा धनराज दीवानी साहिबा और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट शीला असवानी साहिबा। आप दोनों का आज की पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे FIR की। जी हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। निशा जी, जब हम FIR की बात करते हैं नए कवानीन में, ख़ास तौर से BNSS की जब हम बात करते हैं, क्या कुछ नया किया गया है और आसान कितना बनाया गया है FIR को कि जहां हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो सकें और इंसाफ की पहली सीढ़ी और इंसाफ का दरवाज़ा खुलना FIR से कितना आसान बनाया गया है, क्या कुछ तब्दीलियाँ हैं? देखिए, जब हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसका पूरा का पूरा ब्यौरा जो है चैप्टर नंबर 13 में दे रखा है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि सेक्शन 173 में कवर किया जाता है। जब हम FIR की बात करते हैं तो काइंड्स ऑफ FIR को समझने बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। तो FIR जो काइंड्स में आता है वो आपका जो है 0 FIR होता है, रेगुलर FIR होता है, क्रॉस FIR होता है एंड प्लस आपका EFIR होता है। तो 173 ये कहता है कि 2 तरीके से जो है आपकी FIR लॉन्च हो सकती है। पहला आपका मौखिक रूप से, जिसको मतलब कि रिड्यूस करना इनटू राइटिंग बाय द पुलिस ऑफिस एंड देन साइन, मैंडेटरी है। उसी के साथों साथ EFIR, अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और कुछ क्या कहते हैं मेरे गांव में कुछ कमिट हुआ है तो यहाँ से जो मैं ईमेल के जरिए या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उनको कनेक्ट करके जो है FIR लॉन्च करा सकती। तीसरी चीज़ जो है 0 FIR, जिसने बहुत अच्छे तरीके से FIR के सिस्टम को एक सहूलियत प्रदान की है। विक्टिम को बहुत अच्छा मतलब कि एक क्या कहते हैं मौका मिला है। द पॉइंट इज कि यहाँ पे जब हम 0 FIR की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों का यूज़ हुआ, इर्रिस्पेक्टिव द जुरिस्डिक्शन। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, वो यूपी से आ रही है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, न्यू दिल्ली पे आती है, दिल्ली में आते के साथ उसने FIR जो है लॉन्च कराना है तो FIR लॉन्च हो सकती है क्योंकि 0 FIR। लेकिन उसी के साथों साथ हमारे पास कुछ SOP हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमें इशू किए गए। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा SOP से पहले कि अगर किसी के साथ कोई वारदात कहीं भी हो रही है और उसके बाद वो अपनी मंजिल पर या किसी भी एक पर्टिकुलर शहर में पहुँचता है तो अब वो वहां पर जाकर के 0 FIR करवा सकता है। बिल्कुल ऑनलाइन भी करवा सकता है, ऑनलाइन भी करवा सकता है।
जीरो एफआईआर भी करा सकता है। द पॉइंट इज कि जब कभी भी एफआईआर लॉन्च होगा किसी भी पुलिस स्टेशन में, इसको हम जीरो के नाम से, प्रीफिक्स जो है जीरो के नाम से ऐड करके आगे चलेंगे। उसी के साथों साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना मस्ट है। तो जो हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है ये सुपुर्द की जाती है उस पुलिस स्टेशन को जिसके पास जीरो एफआईआर का केस आया है। उसी के साथों साथ जैसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है उसी बीच में उसके बाद इमीडिएटली जहां पे ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, यानी कि जहां पे कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ था, वहीं पे हमें जो है उस रिस्पेक्टिव थाने को इन्फॉर्म करना होता है। फिर उसी जीरो एफआईआर को जो यूपी का थाना एज पर दिस एग्जांपल वो इसको रेगुलर एफआईआर के तौर पे ट्रीट करेगा। लेकिन हम जब बीएनएसएस की बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करते हैं, शीला जी, ये कॉन्सेप्ट जीरो एफआईआर का तो पहले भी था, अदालत के कुछ अहम फैसलों के बाद ही आया। अगर हम बीएनएसएस के मातहत उसको देखते हैं कि इसके तहत इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो फ़र्क क्या है सीआरपीसी की जीरो एफआईआर में और बीएनएसएस की जीरो एफआईआर? जी सर, सेक्शन 154 और सीआरपीसी में जो ओरिजिनल लॉ दे रखा है उसके अंदर जीरो एफआईआर का कोई प्रोविज़न नहीं था। वक्त के तकाजे को देख के हमने फिर इसको, एक जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है खुशावा वर्सेस पुष्प सदन, इसके थ्रू, ये जजमेंट के थ्रू जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन फिर भी कुछ पुलिस वाले थे जो नहीं जीरो एफआईआर को दर्ज करते थे। यानी डैट मीन्स कि जहाँ पे ऑफेंस कमिटेड हुआ है हमें एफआईआर वहीं दर्ज करवानी होती थी। वहाँ पे भी पुलिस वालों के पॉलिटिकल प्रेशर है या उनकी मोनोपोली है, वो लिखना ही नहीं चाहते, तो बेचारे विक्टिम क्या करेंगे? विक्टिम को क्या पता कि मुझे कहाँ एफआईआर लिखवानी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये पुलिस वाले नहीं यूज़ करते थे, जीरो एफआईआर दर्ज ही नहीं करते थे। जहाँ पे एक ऑफेंस कमिटेड है वहीं पे जाइए। तो जो ये हमारा न्यू जो लॉ आया है बीएनएसएस से, ये जितने भी हमारे चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस कैसे हुए, गवर्नमेंट को कैसे पता लगा, लेजिस्लेचर को कैसे पता लगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये डिपेंड करता है एनसीआरबी, जो आपका क्या नाम है, ये डेटाज होते हैं कि किस एरिया में कितना क्राइम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाते हैं कि जीरो एफआईआर की बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, आप थाने में जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी एक कंप्लेंट देते हैं, विक्टिम या इन्फॉर्मेट को क्या पता है कि ये कॉग्जिबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्जिबल ऑफेंस है? ये डिसाइड कौन करेगा? क्या पुलिस वाले डिसाइड करेंगे? आंसर इज़ नो, पुलिस वाले भी डिसाइड नहीं करेंगे, ये लॉ डिसाइड करता है। ये हमारे शेड्यूल है सीआरपीसी में या बीएनएसएस में, वहाँ पे शेड्यूल दे रखे हैं, वहाँ पे मेंशन किया है कि ये ऑफेंस मेरा कॉग्जिबल में आता है, ये ऑफेंस मेरा एनसीआर में आता है। और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डायरी रजिस्टर्स कि आप, उनके पास 2 रजिस्टर होते हैं पुलिस वालों के पास, ठीक है, एक में आप एफआईआर दर्ज कीजिए, दूसरे में आप एनसीआर, नॉन कॉग्निबल रिपोर्ट आप उस पर दर्ज कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा फर्क जो है इसके अंदर, क्या जुरिस्डिक्शन के ऊपर जो एक कैद जो थी वो खत्म की गई है, निशा जी, क्या ये सबसे बड़ी इसको हम तब्दीली मानेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी तब्दीली है क्योंकि केसेस का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था, जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाता था केसेस के रजिस्ट्रेशन को लेके। तो जीरो एफआईआर आने के बाद एक सहूलियत है, सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्पीड मिला है, एफिशिएंसी मिली है लोगों, बल्कि मेरे कहने का मतलब है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन हुआ करते थे, चिल्ड्रन हुआ करते थे, उनके रजिस्ट्रेशन में अब दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बहुत बड़ी सहूलियत है। और थाने में जाना कितना जरूरी होगा उस शख्स के लिए जो भी कोई एफआईआर, जीरो एफआईआर दर्ज करता है, उसको कितने समय के अंदर थाने में जाना जरूरी है? शीला जी से भी जानना चाहूंगा और आपसे भी। जी सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जीरो एफआईआर के लिए पहले जो हमारी जजमेंट थी उसके थ्रू पुलिस वाले नहीं दर्ज करते थे, अब हमारा ये लॉ बन गया है, उनको हर हाल में मैंडेटरी है, उनको ये दर्ज करनी ही करनी है एफआईआर। अगर कॉग्निबल है तो एफआईआर दर्ज करें, नॉन कॉग्निबल एनसीआर में दर्ज करें। दर्ज कराने के बाद फिजिकली उस थाने में जाना, ये कितना अहम है और कितना समय है इसके लिए दिया गया है विक्टिम के लिए? जी, इलेक्ट्रॉनिक जो ई एफआईआर है हमारा, ये हर एक कानून के पीछे एक कोई कॉन्सेप्ट होता है, एक मुद्दा होता है, एक प्रेम्बल होता है, एक मोटिव होता है। कुछ महिलाएं या कुछ हमारे विक्टिम ऐसे होते हैं जिन्हें अप्रोच नहीं मिलती थाने तक जाने की, तो वो ई एफआईआर कहीं से उनको व्हाट्सएप मिल गया या फिर ई कम्युनिकेशन मीन्स कि आपके पास काफ़ी सारे मोड हैं, फैक्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, उनकी साइट पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेल के थ्रू, काफ़ी सारे मोड हैं आपके पास। आप जो आपको कुछ सहूलियत मिले अपनी ई एफआईआर कर सकते हैं। इसमें एक साथ हम कुछ ऐड करेंगे कि विदिन 72 आवर्स में उसको साइन करना भी जरूरी है। 72 घंटे के अंदर, मैं वही जानना चाह रहा था कि 72 घंटे के अंदर उसको फिजिकली उस थाने में जाकर ये
नहीं जो नहीं, इट चीज़ इज़ नॉट हमारा- मैंडेटरी। ये पुलिस वाले आएंगे, बताएंगे कि आपका भी फ़ोन करेंगे कि आपने हमें ये मेल किया है, ये आपकी ई कम्युनिकेशन आई है, जी। क्या बात है। तो अगर वो आ सकता है तो जाएगा पर्सन, विक्टिम या इन्फॉर्मेशन जाएगा वहाँ पे, नहीं जाते तो पुलिस वाले से घर पर आएंगे कि भाई क्या बात है बताओ जरा। उसको एक अप्रोच मिल गई, अपना एक ग्रीवेंस प्रस्तुत करने का उसको एक अप्रोच मिल गया है उसको। जी निशा जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे 72 घंटों का मतलब कि जो टाइम लिमिट है वो हमारे 173 में दे रखा है। बाकी जैसे शीला मैम ने बताया वो चीज़ तब होगी जब आपके 72 घंटे कंप्लीट हो चुके। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे मतलब कि बीएनएसएस में 173 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग दे रखा है। नहीं पुलिस इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड करूँगी। जी जरूर। जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग दिस कॉग्निबल ऑफेंस, क्योंकि विक्टिम को नहीं पता ये कॉग्निबल है कि एनसीआर है, जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिली ईमेल के थ्रू वो फ़ौरन अपना वहाँ पे कॉल करेंगे कि हाँ आपकी भाई ये रिपोर्ट आई है, आपका ये कंप्लेंट आई है, आप थाने आ जाओ। तो सामने से आंसर आएगा कि मैं थाने में नहीं आ सकती हूँ या नहीं आ सकता, तो आप आइए। या उनको फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ये किसने भेजा है यहाँ पे, तो पुलिस वाले घर जाएंगे उनके पता करने के लिए, बताइए क्या है। यानी ये भी एक तरीके से ये भी सहूलत दी गई है, एक प्रावधान है। अगर कोई डर रहा है नहीं जा सकता है थाने तो फिर पुलिस के लोग वहां पर आकर के, पुलिस ऑफिसर आकर के इंक्वायरी कर उसको दर्ज करेंगे। यहाँ पर जो सरकार है हमारी उसकी भी ये कोशिश रहती है कि जो नए कानून आए हैं उसके ताल्लुक से लोगों को जागरूक बनाएं, बेदार बनाएं, और समय समय पर हर कानून के ताल्लुक से कुछ गाइडलाइंस आती हैं, कुछ हिदायत आती हैं। मैं एसओपीज़ पर बात करना चाहूँगा। निशा जी इस ताल्लुक से अभी तक क्या कुछ गाइडलाइंस आई हैं एफआईआर के संबंध में अगर हम बात करते हैं? एफआईआर में देखिए जीरो एफआईआर का जैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जी। जिस थाने में जीरो एफआईआर आ रही है उस थाने को इमीडिएटली इसको प्रीफिक्स जीरो के साथ इसको अपने पास रखना है। उसके बाद जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था रेप विक्टिम का या फिर सेक्सुअल असॉल्ट का, तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट है। वो मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद तुरंत उस थाने को जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ था या फिर जहाँ पे ये घटना जो है घटित हुई थी, वहाँ के थाने को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना, और वहाँ पे इन्फॉर्म करने के बाद उस जीरो एफआईआर को रेगुलर एफआईआर में तब्दील करना। ये कुछ एसओपीज है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू जो है इशू की गई है, उनको फॉलो करना पुलिस ऑफिसर्स के लिए मस्ट है। जी यहाँ आपने मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की, शीला जी से जानना चाहूँगा क्या अब नई तब्दीली मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो आई है, जहाँ हम रैंक की बात करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स की बात करते हैं कि उसके एक ओहदे की बात करते हैं, यहाँ कितना चेंज आया है मेडिकल एग्जामिनेशन में? सीआरपीसी के अंदर एक प्रोविजन था कि मेडिकल एग्जामिनेशन अक्यूज पर्सन अगर रेप से कनेक्टेड है या कोई और ऑफेंस है, उसमें जो पुलिस ऑफिसर होते थे नॉट बिलो द एसआई उनकी रैंक थी, लेकिन अब ये रैंक हटा दी गई है। अब एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर जाके उसको उसका एग्जामिनेशन करा सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन एनी ऑफिसर। अगर दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है, जी उसके लिए क्या प्रावधान? मेडिकल ऑफिसर हैं और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो अगर उनकी ओपिनियन है कि एक हमें दोबारा से एक और एग्जामिनेशन लेना चाहिए, उनकी ओपिनियन है कि नेसेसरी है, तो उस अरेस्टेड पर्सन का चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उसका दोबारा भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर मेडिकल ऑफिसर या आरएमपी की अगर ओपिनियन है तो, वो नेसेसरी है तो। निशा जी आप माहिर कानून हैं, इस पर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। ये इस प्रोसेस को आसान करने से किस तरफ जाने की कोशिश की गई है कि अगर हम मेडिकल एग्जामिनेशन को आसान करते हैं और इसके अंदर रैंक का ये मसला ख़त्म कर दिया गया है, कोई भी पुलिस ऑफिसर अब करवा सकता है? सहूलियत है, एफिशिएंसी है, उसी के साथ साथ जैसे मैम ने बताया आपको मेडिकल एग्जामिनेशन जो है बाय द पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन अब जो चीज़ें हैं ये है कि अगर आपको एक से ज़्यादा बार, जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ, मैं अक्यूज हूँ कि मुझे एक बार और अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ राइट विच हैज़ बीन गिवन टू द अक्यूज पर्सन। तो इस चीज़ पे बड़ी ही क्लैरिटी आई है बीएनएसएस में, मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन दो बार ये चीज़ क्यों दे रखी है, एक तो बाय पुलिस ऑफिसर, दूसरा जो है आपके बाय द अक्यूज पर्सन एट हिज ओन रिक्वेस्ट। अगर वो मुतमईन नहीं है फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन से, अगर वो मुतमिन नहीं, बिल्कुल वो अपना दूसरा मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवा सकता है, ये उसको अधिकार दिया गया है। इसके बाद एक अहम मसला होता है एफआईआर के बाद, वो आता है अरेस्ट, जिसको हमने शुरू में जिक्र किया। अरेस्ट के ताल्लुक से क्या कुछ नए चेंजेस हैं बीएनएसएस में? सबसे पहले शीला जी से चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें। जी सर, अरेस्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। एक हमारा सेक्शन है 35 क्लॉज 7। 35 क्लॉज 7 से पहले मैं इसको थोड़ा यहाँ ड्रॉप करके कुछ और कहना चाहूँगी। सेक्शन 35 हमें कहता है कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है।
कॉग्निबल ऑफेंस में, अगर कॉग्निबल ऑफेंस है तो पुलिस अरेस्ट करेगी। अगर हमारा ऑफेंस पनिशेबल है, लेस देन 7 ईयर्स या मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स तक है, तो पुलिस उसको पर्सन को अरेस्ट करेगी अगर उसके पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है या रीज़न टू बिलीव है या इन्फॉर्मेशन मिली है, किसी कंप्लेंट ने दी है उसको। और वो क्यों करेगी कि अगर वो अक्यूज़ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रहा है या और कोई ऑफेंस ना कमिट कर दे दूसरा कोई, ठीक है, या फिर विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर दे, टेम्पर ना कर दे, या विटनेस को ब्राइब ना दे दे, ठीक है, इस पर्पस के लिए पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। एंड रीजन टू राइटिंग रिकॉर्ड भी होगा, लाइक ये पीओ होते हैं, प्रोक्रिमिनल ऑफेंडर होते हैं, भगोड़े साबित जो हो जाते हैं, तो पुलिस उनको भी अरेस्ट करेगी। अगेंस्ट अ स्टेट है, कोई क्राइम किया उसको भी पुलिस अरेस्ट करेगी। इसके अंदर ही एक और बात है कि अगर एक हमारी जजमेंट है अरनेश कुमार की वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, उसकी गाइडलाइंस है कि अगर आपका ऑफेंस लेस देन 7 ईयर्स है, ठीक है, तो इसके अंदर 41A का नोटिस सीआरपीसी में जाता था। अब यही 41A हमारा बीएनएस में, बीएनएसएस में 35 है, क्लॉज 5 दे रखा है उसमें। उसके अंदर पुलिस आपको अक्यूज को 41A का नोटिस देगी, ठीक है, आइए आप कंप्लाइंस कीजिए, और ड्यूरिंग दिस टाइम में उसको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई ये मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसके इंटेरोगेशन से, तो रीजन एंड राइटिंग रिकॉर्ड करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। अगर नोटिस देने के बाद वो कंप्लाइंस नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है, फेल कर रहा है और अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर लेगा और तब उसको अरेस्ट करेगा। इसके बाद ही हमारा एक सेक्शन इसी 35 में क्लॉज 7 है जो ऐड किया गया है कि पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर वो अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करने से पहले परमिशन लेगी डीएसपी साहब की। ऑफेंस हमारा होना चाहिए लेस देन 3 ईयर्स, और वो पर्सन कौन होगा, अबव द 60 ईयर्स, या कोई बीमार पर्सन है, इन्फर्म है, सिक है, उस पर्सन के लिए ही उसको रियायत दी गई है यहाँ पे, और परमिशन ली जाएगी डीएसपी साहब की प्रायर अरेस्ट पर्सन के लिए। जी हाँ, और जब हम ऐड किया गया है, जब हम अरेस्ट की बात करते हैं तो एक सवाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा था, बहुत लोग उसके ऊपर बातचीत करना चाहते थे। आज की इस पेशकश में हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि अरेस्ट के वक्त किसको हथकड़ी लगाई जाए और किसको नहीं। ये बहुत अहम सवाल था। मैं चाहूँगा कि इस पर निशा जी भी रोशनी डालें। बिल्कुल, ये जो चीज़ सर आपने रेज किया ना, ये सेक्शन 43 क्लॉज 3 का प्रोविजन है कि कब कब जो है हथकड़ी लगा सकती है। सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी है, लेकिन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने के साथों साथ जो तब्दीली अभी इसमें आई है, इसमें ये कहता है कि हैंडकफ मे बी यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मे बी यूज्ड। अब वो कब कब किन किन केसेस में होगा, या तो कोई ऑफेंस कमिट, इसमें भी कैटेगरीज दे रखी है, उन कैटेगरीज में 2-3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। अगर कोई ऑफेंस जो है भारत की एकता अखंडता के अगेंस्ट है, या फिर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर कोई ऑफेंसेस जो है अगेंस्ट विमेन या चिल्ड्रन हुए हैं, जैसे रेप वगैरह हो गया, मर्डर हो गया, और उसमें भी वो कई बार भागने की कोशिश कर चुका है, तो उस सिचुएशन में हैंडकफ में बी यूज्ड, इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, लाजमी नहीं है, बिल्कुल लाजमी नहीं। पर हैंडकफ, इसमें एक बात और कहना चाहूँगी सर कि पहले हैंडकफ हमारा ये था कि सीआरपीसी में मेंशन नहीं किया हुआ था। अगर अक्यूज सही ढंग से चल रहा है, उसके साथ वो कॉपरेट कर रहा है पुलिस को, तो ठीक है, चलता है। लेकिन अगर हैंडकफ लगाना है तो मैजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर लेने पड़ते थे। अब पुलिस का ये क्वेश्चन था कि हम ऑर्डर लेंगे इतने में तो पर्सन भाग ही जाएगा, हमारे पास राइट्स क्या है, तो इसीलिए ये डेटा को देख के ये 43 क्लॉज 3 यहाँ पे ऐड किया गया है। इसमें एक बात और है कि हैंडकफ लगाया कब जाएगा, दो रास्ते हैं आपके लिए, नहीं कि भाई अक्यूज को हम मेडिकल करवाने जा रहे हैं तब नहीं, दो ऑप्शन है इसमें। या तो उसको अरेस्ट के टाइम पे हैंडकफ लगाया जाएगा, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, इस पर्पस के लिए लगाया जाएगा। अगर वो भागता है या फिर आपका ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, अगेंस्ट स्टेट है, इस पर्पस के, एसिड अटैक, इस पर्पस के लिए, और रिपीटेड हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो तब उसको हैंडकफ लगाया जाएगा। जिसे अरेस्ट किया जा रहा है, क्या वो इस चीज़ की मुखालफत कर सकता है कि उसे हथकड़ी ना लगाई जाए? क्या उसका ये राइट है कहीं मुखालफत करने का, कहीं कोई उसके पास अधिकार है? जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये हमारा आर्टिकल 21 है, उस पर डिफाइन किया गया है कि उसको भी जीने का हक है। जब तक उसका क्राइम उसका डिक्लेयर ना हो जाए, ट्रायल कंप्लीट ना हो जाए, जजमेंट ना हो जाए कि हाँ भाई ही इज ऑफेंडर, इसने क्राइम किया है, कन्विक्टेड है ये, तब तक उसके ऊपर राइट है। अगर वो कॉपरेट कर रहा है पुलिस को तो ठीक है, अगर वो कॉपरेट नहीं कर रहा है तो फिर उसका राइट्स क्यों होगा, वायलेट अपना राइट खुद ही वायलेट कर रहा है। एक चीज़ और होती है निशा जी, इत्तला देनी,
वो ये चाहता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ये इत्तला दी जाए कि उसे गिरफ्तार किया गया है और क्यों किया गया है। ये इसको किस तरह से? राइट है, बिल्कुल अरेस्टेड पर्सन के कुछ राइट्स दिए गए हैं हमारे क्या कहते हैं इसमें इसमें BNSS में। तो इसमें मतलब कि जब हम राइट्स की बात करते हैं तो उसमें सेक्शन 36, 37 और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां पे ये कहा गया है कि अरेस्ट होते के साथ ही पहले हमारे CRPC के अकॉर्डिंग रिलेटिव एंड फ्रेंड हुआ करता था, सिर्फ उनको ही जो है इत्तला दी जा सकती थी, यानी किसी दोस्त को या रिश्तेदार को। हाँ, लेकिन अब जो है कुछ वर्ड्स ऐड हुए हैं जहां पे ये कहा गया है कि एनीवन इन होम दिस अरेस्टेड पर्सन इज इंटरेस्टेड टू बी लाइक कि वो बताना चाहता है, तो उस सिचुएशन में उन लोगों को भी बताया जा सकता है जिसको अभियुक्त जो है बताना चाहता है। जी शीला मैम। अदर पर्सन हो गए। CRPC में 2 वर्ड मेंशन कर गए थे, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। यही 2 वर्ड हमारे BNSS में ऐड तो है ही, साथ में अदर पर्सन भी आ गया। हो सकता है उसका कोई पैरामर हो, कोई सी गर्लफ्रेंड हो, उसको भी वो रिलेटिव्स में तो नहीं आएगी ना, जिस किसी को वो चाहते हैं। लेकिन अरेस्ट होने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई गर्लफ्रेंड को बताना चाहता होगा। खैर, वो जिसको भी बताना चाहता है, पुलिस को बाध्य किया गया है कि पुलिस के लिए लाजमी है। नहीं, पुलिस को भी अगर पता लग गया है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें अगर पता लग गया है कि भाई इसका एक और भी है रिश्तेदार, कोई अदर्स में आता है जी, तो आप उसको भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। हाँ, लाइक आपका नेबर्स भी हो गए, नेबर्स भी, अदर्स में सब कैटेगरीज आ गई हमारी। क्या उनको अपने थाने के अंदर भी ये डिस्प्ले करना होगा? जो भी एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, 36 सेक्शन 36 है हमारा BNSS में। इसमें ऐसा नहीं है CRPC में नहीं था, CRPC में था, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके और अच्छे से BNSS में ऐड किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंटेड इस डेजिग्नेशन एक पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, उसका रैंक SI से कम का नहीं होना चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्ले करने के लिए कि जो आपका थाना है उसमें डिस्प्ले किया जाए कि ये अक्यूज नेम है, ये चार्ज लगाया गया है, ठीक है, इस पे ये ऑफेंस है, या डिस्प्ले बोर्ड इन एनी मैनर। इसमें एक वर्ड दे रखा है इन एनी मैनर इंक्लूडिंग अ डिस्प्ले बोर्ड। हो सकता है कि थाना गांव में हो, वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, लेकिन उसमें एक वर्ड दे रखा है इन एनी मैनर। आप लिख के भी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की तरह वो भी यूज़ कर सकते हैं, या उसका प्रिंट आउट लगा के निकाल के भी आप चिपका सकते हैं, वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और यही इंफॉर्मेशन जो हेड क्वार्टर है वहाँ भी डिस्प्ले होगी। पहले CRPC में प्रोविजन नहीं था डिस्प्ले का, वो सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करते थे बस खाली। अब वो रिकॉर्ड तो मेंटेन करेंगे हेडक्वार्टर्स वाले, और साथ में डिस्प्ले भी करेंगे। इसके थ्रू पता है NCRB के जो केसेस होते हैं, मतलब कि उसका जो डेटा कलेक्ट करना होता है, उसके लिए भी बहुत सहूलियत मिल रही है। वो किस तरह से? वो इस तरह से, क्योंकि डिस्प्ले आ गया तो जो लेयर टू लेयर काम होता है वो तो यहीं पे डन हो गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन टू द अपर पुलिस स्टेशन। उसके बाद सीधा हमारे NCRB का जो रिपोर्ट बनता है जी, वहां तक बिल्कुल उसको देखा जाए तो उसका फायदा बहुत होगा। अच्छी सहूलियत मिली है। आप FIR में देखेंगे, हम जब FIR दर्ज करते हैं तो राइट साइड में एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है NCRB, बहुत छोटे में सबसे अपर साइड, सबसे ऊपर राइट साइड में शॉर्ट में NCRB। अगर ध्यान से उसको देखें तो डेट मीन्स ये जो FIR दर्ज की गई NCRB डेटा के अकॉर्डिंग ही की गई है, रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे वो सब कुछ। यहाँ एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, 43(1) CRPC, कोई शख्स किसी को गिरफ्तार कर लेता है या अपनी कस्टडी में ले लेता है और उसके बाद वो फिर पुलिस को हैंड ओवर करता है। अब BNSS के अंदर सेक्शन 40 जी सेक्शन 40 है हमारा, ये पहले CRPC में 43 है ये, और अब BNSS में है हमारा सेक्शन 40। सेम वही बात रिपीट करी गई BNSS में कुछ रिफॉर्म के साथ। प्राइवेट पर्सन को भी राइट है अरेस्ट करने का, अगर वो ऑफेंडर अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, उसको अरेस्ट कर लेगा। लेकिन CRPC में आपका टाइम नहीं दे रखा था, यहाँ पे टाइम दे रखा है कि अगर प्राइवेट पर्सन किसी को अगर अरेस्ट करता है विदिन 6 आवर्स में वो उसको सुपुर्द करेगा थाने में जाके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन काफ़ी ऑफेंडर बड़े शक्तिशाली होते हैं, लाइक शक्तिमान की तरह, उसको हम नहीं लेके जा सकते, तो उसको रख लो, फ़ोन कर दो पुलिस वालों को, पुलिस वाले आके ले जाएंगे। और इसमें CRPC में एक वर्ड था कि रीअरेस्ट। ये रीअरेस्ट, अरेस्ट तो प्राइवेट पर्सन ने कर लिया, अब रीअरेस्ट किस बात का करना? अब तो शेल टेक द कस्टडी, यानी उसको कस्टडी दी जाएगी। ये रीअरेस्ट वर्ड हटा के उसके बदले रखा गया है कि शेल टेक इन कस्टडी, शेल टेक इन कस्टडी, और 6 घंटे के अंदर पुलिस को सौंपना होगा। उससे ज्यादा कोई भी शख्स किसी को अपनी हिरासत में नहीं रख सकता। जवाबदेही है उसकी प्राइवेट पर्सन की, वो जवाब देगा कि मैंने क्यों रखा है इसको। और अब बात करते हैं जमानत की। जमानत के मामले में क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं, उस ताल्लुक से भी समझेंगे, और ख़ास तौर से एक
बॉन्ड और बेल बॉन्ड की बात आई सामने, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। निशा जी से ही शुरुआत करता हूँ। मैडम, जमानत पहले भी एक कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन BNSS के अंदर जमानत को किस तरह से अलग तरह से डिफाइन किया गया है? क्या कुछ नई चीज़ें उसमें शामिल की? देखिए, जमानत जो था हमारे CRPC में चैप्टर नंबर 33 में था, लेकिन इसी को हमने जो है चैप्टर नंबर 35 बनाया हमारे BNSS के अकॉर्डिंग। लेकिन जमानत जो हम देते थे उस जमानत को कहीं भी, मतलब कि बेल को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारे BNSS में है बेल, बेल बॉन्ड और बॉन्ड, इन तीनों शब्दों को जो है हमने डिफाइन किया है। बेल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी, उसके बाद बेल बॉन्ड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी, और उसके बाद बॉन्ड वो सेक्शन 2 क्लॉज ई का आधार है। अब मैं इसको चीज़ को बताना चाहूँगी कि बेल क्या होता है, बेल बॉन्ड क्या होता है। बेल बॉन्ड बेसिकली पहले जो हमारे CRPC में विद और विदाउट श्योरिटी हुआ करता था, इसी चीज़ को हमने बेल बॉन्ड और बॉन्ड के अंदर चेंज कर दिया है। तो बेल बॉन्ड का मतलब है जहाँ पे आप मतलब कि अंडरटेकिंग ले रहे हो अक्यूज पर्सन की, दैट यू विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द पुलिस कस्टमर की, फ्रॉम द पुलिस, लेकिन उसके साथों साथ आपको जो है एक श्योरिटी भी अरेंज करनी है। ये रहा बेल बॉन्ड। अब जब हम बॉन्ड की बात करते हैं, इसमें श्योरिटी यानी कि एक तरह से विदाउट श्योरिटी की बात हो रही है, सिर्फ इतना ही है। यानी CRPC में जो श्योरिटी और की बात करते थे उसको हमने बेल बॉन्ड और बॉन्ड बना वही दिया। कंसेप्ट है जो CRPC का कॉन्सेप्ट है, वही BNSS ने फॉलो किया है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। बस। जहाँ विद श्योरिटी था वहाँ बेल बॉन्ड आ गया है, जहाँ विदाउट श्योरिटी था वहाँ पे बॉन्ड आ गया है। इसी के साथों साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 479, 480 इनमें इन चीज़ों के अंदर, मतलब इन सेक्शंस के अंदर जो है तब्दीलियाँ हुई हैं। जब हम 479 की बात करते हैं तो यहाँ पे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को कब तक डिटेन कर सकते हैं उसकी बात हुई है। ये बहुत अहम मसला है। ये बहुत अहम मसला है। ये हमारा CRPC में भी था, लेकिन CRPC में ऐसा कहा गया था कि अगर कोई अभियुक्त अपनी जो है आधी सजा भुगत लेता है तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें, ये जो प्रोविजन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंसेस के ऊपर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं था। वही चीज़ अभी भी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा और चीज़ ऐड कर दिया। वो क्या है कि अगर कोई फर्स्ट ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसकी सजा जो है 1/3 कंप्लीट हो गई है जी, 1/3 वो सजा काट चुका है, 1/3 वो काट चुका है, अगेन आपका वो जो ऑफेंस है, आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए, डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए, तो उस सिचुएशन को रिहा किया जा सकता है। और मैं इस बात के ऊपर भी जोर देना चाहूंगी, अभी 24 अगस्त 2024 को डिविजनल बेंच ऑफ ऑनरेबल जजेस हिमा कोहली, ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली और एक संदीप सर करके हैं जजेस हैं, इनके कोर्ट के थ्रू भी कई सारे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को रिहा किया गया है और ऐसा कहा गया है कि ये दिवाली जो है अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे। वैसे एक्चुअली एक बात हमारी है कि जो हमारे न्यू लॉज अप्लाई बनते हैं क्रिमिनल पे, वो हमारे प्रोस्पेक्टिव होते हैं। ये 436A जो CRPC का है, इसके ऊपर भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो रहा है। 436A CRPC का देखेंगे, जो उसने बात बोलेगी उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ है सेक्शन 479, यानी अब उनको भी रिलीफ दिया जाएगा जो 436A में फॉल करते हैं, उन्हें भी रिलीफ दिया जाएगा। यानी BNSS का लाभ अब 436A पे भी आएगा। वैसे ऑलमोस्ट प्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन के लिए रिट्रोस्पेक्टिव जजमेंट आई है यहाँ पे। यानी देखा जाए तो राहत देने की बात सबके लिए ओनली फॉर दैट पर्पस, इसी पर्पस के लिए कोशिश ये की गई है कि जेलें ना भरी जाएं, जेलें ना भरी जाए, इंसाफ किया जाए। सर उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? अगर कोई चोरी करता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होगी? मे एक्सटेंड टू 3 years, लेकिन जस्सा पे डिपेंड करता है, उसको 1 year दे या 2 year दे, डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द ऑफेंस। लेकिन बेचारा 1/2 वो काट चुका है, 3 साल का हाफ करो कितना हुआ? 1.5 साल हो गया, 1.5 साल तो काट चुका है वो पनिशमेंट, तो क्यों ना उसको रिलीज किया जाए। और यहाँ 479 में शैल वर्ड दे रखा है, उसको रिलीज करना ही है, यानी जो पहले से एक बात उठती चली आ रही थी देश में कि इतने लोग जेल में हैं और जो अपनी सजा जेलें भर रही हैं, लेकिन हमारा मकसद देखा जाए तो इंसाफ करना है, न्याय देना है, दंडित करना नहीं है, इसलिए दंड संहिता से न्याय संहिता किया गया। अंडर ट्रायल की जो बात है ना, ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होगी जो मल्टीपल ऑफेंस करते हैं, उन पे एक से ज्यादा ऑफेंस नहीं है, उन पे नहीं उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उसको किसी तरह की कोई राहत नहीं है। जी। और सबसे बड़ी बात है इसमें जेलर सुपरिटेंडेंट की भी ड्यूटी लगाई गई है। किसी ने अगर 1/2 या 1/3 किसने कंप्लीट किया, 1/3 किसने कंप्लीट किया, इसका पूरा रिकॉर्ड जो है जेल सुपरिटेंडेंट के थ्रू मैजिस्ट्रेट को जाएगा और उसके तहत जो है ये सिर्फ एक रिकॉर्ड हमारा तैयार होगा, वहां उन लोगों को भी रिहाई मिलेगी जो अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा या कम से कम 1/3 काट चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को और ज़्यादा आगे बातचीत में हम चर्चा करेंगे इनके ऊपर, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद
हमारे जो स्टूडेंट हैं आज हमारे साथ, उनके सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। जी हाँ, आज की इस पेशकश में हम बात कर रहे हैं एफआईआर, अरेस्ट और ज़मानत की। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब जो हमारे साथ स्टूडेंट आज मौजूद हैं उनके सवालों को शामिल करते हैं। किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या क्या है EFIR को रजिस्टर करने के लिए साउथ इंडिया के पुलिस स्टेशंस में, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी पहले? जब हम 176 क्लॉज 3 को देखते हैं तो वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे ऑफेंस जो है 7 साल से ऊपर का है। तो रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन अगेन स्टेट गवर्नमेंट को जो है 5 साल दिए गए हैं इन सारी चीज़ों को मतलब कि अपने स्टेट में मुहैया कराने के लिए। और ऑब्वियसली बात ये हो भी जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि अब जो सर्च एंड सीजर है 105 जो हम सेक्शन की बात करते हैं BNSS में, वो जो है मोबाइल के जरिए हो रहा है। उसी के साथों साथ अभी ई-साक्ष्य ऐप आ गया है, तो जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है उस इन्वेस्टिगेशन को अब जो है हम ई-साक्ष्य ऐप के थ्रू अपलोड करके इमीडिएटली जो है मैजिस्ट्रेट तक पहुंचा रहे हैं। तो चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लेंगी, लेकिन आसार अच्छे हैं। इसमें 2 ऑप्शन आ जाएंगे, DM साहब आ जाएंगे, SDM साहब आ जाएंगे और आपके JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब इसमें मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का रोल अब खत्म हो गया है, तो आप 4 दिन विदाउट एनी डिले फटाफट से आप DM साहब को, SDM साहब को और JMFC को आप देंगे आप। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि BNSS इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के यूज़ को कैसे आउटलाइन करता है कि जहाँ पे एविडेंस टेम्परिंग का भी खतरा होता है बेल हियरिंग्स के दौरान? जी निशा जी, यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो 105 की बात हो रही है या फिर 176 क्लॉज 3 की बात हो रही है, और भी कई सारे प्रोविजन है। क्योंकि BNSS जब बना है तो सेक्शन 2 क्लॉज A के तहत हमने ऑडियो वीडियो को डिफाइन किया, और आप देखिए कई सारे प्रोविजन से बहुत सोच समझ के ऑडियो वीडियो जैसे शब्दों को ऐड किया। ये BNSS तक की सीमित नहीं है, अगर आप देखोगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बहुत तरीके से हमने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड जैसे शब्दों को ऐड किया। और ये क्यों ऐड किया है? क्योंकि जो टैंपरिंग होने के चांसेस हुआ करते थे या फिर विटनेस जो हमारे हॉस्टाइल हो जाते थे, उन चीज़ों को रोका जा सके। इसी के साथ साथ जो चीज़ हमने अभी आपको बताई, 0 FIR, सबसे बड़ा मकसद उसका वही है। अगर 0 FIR की बात की जाए तो आप ये देखिए, हमारे पास ये जो चीज़ है पहले मत की नहीं है, ये बहुत बार हो चुकी है, लेकिन अब जाके सिस्टम के अंदर जो है इंट्रोड्यूस हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस जो पहले के 3 एक्सप्लेनेशन हुआ करते थे सेक्शन 62 के तहत आपके BSA में, लेकिन उसको अब जो है सेक्शन 57 का आधार बना दिया। उसके साथों साथ हमने 4 और नई एक्सप्लेनेशन को ऐड किया है। उन 4 एक्सप्लेनेशन का मकसद ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जैसी चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मतलब कि प्राइमरी एविडेंस घोषित करना। उसी के साथ जब हम BSA की बात करते हैं, आप एविडेंस के बारे में पूछ रहे, इसलिए मैं इसको बताना चाहूंगी कि जहां पे आपके पास उसकी सिर्फ और सिर्फ कॉपी अवेलेबल है, तो सेक्शन 63 का सर्टिफिकेट भी आप कोर्ट में जमा करेंगे। ये वो चीजें हैं जो कि हमारे सिस्टम को, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक बहुत बड़ी मजबूती देते हैं, मजबूती भी देंगे। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम जब एक न्याय प्रक्रिया की बात करते हैं, वहाँ पर हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, ताकि हम इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को, जहाँ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, वहाँ पर हम इन एविडेंस को भी डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ इसमें एक और ऐड करना चाहूँगी। जी, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो हम सर्टिफिकेट देते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पे, तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं था। हमने 4-5 लाइनें अपने ही मन से बना के दे दी, दैट मीन्स ये हमारा सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक शेड्यूल यूज़ किया गया है। शेड्यूल के अंदर 2 हमारे पार्ट आते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A डिफाइन करता है कि जिसका अगर मोबाइल है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका भी, तो वो अपना एक सर्टिफिकेट देगा। दूसरा आपका आ गया कि एक्सपर्ट कि उस डिवाइस का भी क्या नाम है, जांच करवाई जाएगी कि ये सही है कि नहीं है, तो एक्सपर्ट अपना सर्टिफिकेट देगा सर इसमें। और इसमें एक और चीज़ है, SHA की बात हुई है, यानी फॉरेंसिक अगर हम उसकी बात करते हैं जांच की, उसको ज्यादा तरजीह दी गई है इसके अंदर। किस तरीके से मजबूती मिलेगी एविडेंस को, आप ये देखिए यहाँ पे SHA-1, SHA-256 एंड MD5 की बात, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आपकी मोबाइल के थ्रू अगर कोई एविडेंस आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई ईमेल आ रहा है, उन चीज़ों की हम जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट जो है कोर्ट में जमा हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जी हाँ, कई सारी चीजें उसमें शामिल की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक, एक बात और है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में ना कोई रूल, कोई लॉ नहीं था
ये जजमेंट के थ्रू ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आया था, उस पर बहुत से क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाते, उसकी एडमिसिबिलिटी की धज्जियां उड़ाई जाती थी। लेकिन यहाँ अब- उसको बाकायदा तरीके से अरे, डिफाइन कर दिया affidavit गया, law उसको बना शामिल होते कर थे। दिया गया। एफिडेविट भी जमा होते थे सेक्शन 65B के कोर्ट में, लेकिन इन सब और इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है अर्जुन पंडित राव वर्सेस स्टेट की 2020 का। ये केस सिर्फ यही कहता था अगर आपके पास ओरिजिनल एविडेंस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है तो आप वो जमा कर दो, देन यू नॉट टू सबमिट एनी सर्टिफिकेट इन द कोर्ट। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल एविडेंस नहीं है और उसकी कॉपी है तो उसकी कॉपी जब आप जमा करेंगे कोर्ट में तो आपको 65B का सर्टिफिकेट जमा करना मैंडेटरी है। वही Mandatory चीज होगा। हमारी सेक्शन 63 में हुई है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन 3 लॉज को बनाने के लिए हमारी 247 ये लॉ कमीशन रिपोर्ट, Law Commission report, 248 लॉ कमीशन रिपोर्ट, इन 2 रिपोर्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट उन केसेस को लिया गया है जहां पे गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट करने के लिए दी है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल का जो जवाब था आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को। सर मेरा सवाल है कि जैसा कि देखा गया है कि देयर इज़ ऑलवेज अ डिले इन रजिस्टरिंग द एफआईआर फॉर विक्टिम्स ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो बीएनएसएस के आने से इसको क्या मजबूती मिली है और इससे क्या विक्टिम्स को फ़ायदा मिलेगा? जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर इज नॉट द सॉल्यूशन। यस, जहाँ पे ऑफेंस कमिटेड हुआ है हम बार बार वहाँ पे जा रहे हैं, हमारी एफआईआर दर्ज करो, हमारी एफआईआर दर्ज करो, तब भी वो नहीं सुनते। ठीक है, तो आप पहले क्या ऑप्शन था कि आप थाने में गए, थाने के अंदर अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप एसएचओ को रिटर्न में कंप्लेंट देंगे। ठीक है, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसके बाद आप एसपी को आप रिटर्न में कंप्लेंट देंगे, तब भी वो नहीं सुन रहे हैं। फिर फाइनली आप 156 दिन की एप्लीकेशन लगाते थे एफिडेविट के साथ, और एफिडेविट आपने क्यों लगाया? एक प्रियंका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको एफिडेविट देना है, जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो शपथनामे पे, तो वो एफिडेविट लगाना जरूरी है। तो मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी करेगा। आपने 56 दिन की जो एप्लीकेशन दी है, अब हमारा BNSS में 175 क्लॉज 3 हो गया है। ठीक है, तो उस पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद वो क्या नाम डायरेक्शन देगा थाने में कि आप इसकी ATR रिपोर्ट लेकर आओ, इन्वेस्टिगेशन करो। यही बात हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में बात बोली गई है 175 क्लॉज 3 के अंदर। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप बोलेंगे उसको पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर ये देखेगा कि ये प्रमा फसाई केस है कि नहीं है, परमिशन लेगा बाकायदा अपने हाई अथॉरिटी से, और विद इन 14 डेज के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके मजिस्ट्रेट को देगा। और ये जो मैम ने यहाँ देखा जाए तो कहीं टाइम बाउंड भी किया गया उनको। बिल्कुल 40 टाइम बाउंड 40 days के 14 अंदर। डेज के लिए। और ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, अगर आप देखोगे स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस एबी का केस था जिसके अंदर ये कहा गया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी होनी चाहिए। उसके बाद आया हमारा 2006 में रमेश कुमारी का केस। रमेश कुमारी का केस में ये था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को आप छोड़ सकते हो, एफआईआर दर्ज करो। उसके बाद आया ललिता कुमारी का केस 2013 का, जिसने ये कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट आपको एफआईआर को लॉन्च करना। लेकिन उसके बाद जो अब हमारे पास लॉ है BNSS का, वो ये कहता है कि जहां पे आपके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एज पर सेक्शन 173 क्लॉज 3 की बात कर रही हूं मैं, 173, हाँ, उसमें ये कहा गया है कि जहां पे आपको 14 डेज में, मतलब कि विद द ऑर्डर ऑफ द DSP आप ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सकते हो, और उसी के साथों साथ इसकी रिपोर्ट भी जमा होना बहुत ही जरूरी है मैजिस्ट्रेट को। कि डैट मींस ये केस हमारा परमा फसाई है कि हाँ, नहीं है। एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद क्वेश्चन की पावर सिर्फ हाई कोर्ट को रहती है, पुलिस में भी कोई बात नहीं रहती है, ना मैजिस्ट्रेट साहब उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये होगी क्वेश्चन आपकी एफआईआर आपकी हाई कोर्ट से। तो इतने झूठे केस वहां पे जा रहे हैं, इससे पहला हम उसको जो क्रिमिनल इनिशिएट प्रोसीडिंग है वहीं पे उसको रोक क्यों ना लगा दें हम, वहीं क्यों ना रोक दिया जाए। बहुत बहुत सही कहा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। रिस्पेक्टेड पैनल, सो मेरा सवाल ये है कि इस साल अरनेश कुमार की जजमेंट को 10 साल हो चुके हैं, स्टिल हमारे कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस बेल देने में इतने रिलक्टेंस क्यों दिखाते हैं? जी, बेल का एक मसला है, हमें बेल हमारी इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको बेल दी जाएगी, इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द ऑनरेबल जज। वो ऑफेंस देखेंगे कि क्या ऑफेंस क्या है आपका, ऑफेंस कौन सा है आपका। अरनेश कुमार की जजमेंट क्या कहती है कि आपका अगर लेस देन 7 years पनिशमेंट है तो हम उसको अक्यूज पर्सन को 41A का नोटिस देंगे। यही बात BNSS में 35 क्लॉज 5 में बोली गई है। ठीक है, तो अगर उसको लगता है पुलिस ऑफिसर को कि ये सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे रहा है मुझे, मैं इसके आंसर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो रीजन एंड राइटिंग में रिकॉर्ड करके उसको अरेस्ट करेगा। ठीक है, तो बेल इज ए डिस्क्रिशनरी पावर, नॉट मैंडेटरी। बेल मैंडेटरी नहीं है, देखा जाए तो एक प्रावधान है, एक प्रोविजन है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। कुछ और पूछना चाहते हैं? जी हाँ, क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछिए।
परंतु मैम जब ये जजमेंट आई थी तो उसमें साफ साफ बोला गया था बेल इज़ रूल बट नॉट गिविंग इट इज़ एन एक्सेप्शन। तो उस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? कई सारे मैटर्स होते हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है ना, या फिर वो रिपीटेड ऑफेंडर है, तो कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसको फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोर्ट सिस्टम के लिए। मल्टीपल चार्जेस हैं, ठीक है ना, तो जब तक वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक बेल नहीं दी जा सकती। तो यही इसीलिए कहा गया है कि बेल इज़ अ रूल नॉट, मतलब कि जो भी चीज़ है उस चीज़ को इसी तरीके से जो है बनाया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, जैसा कि हम सभी को पता है कि BNSS जो लाया गया है एक नई उम्मीद से लाया गया है कि अब जो ट्रायल्स जो होंगी वो और स्पीडियर होंगी और तेज़ी से होंगी, एंड जैसा कि बेल मिलता है तो बेल भी कुछ जल्दी से मिलेगा सभी को। तो ऐसा क्या डिफरेंस है CRPC और BNSS में कि जो और स्पीडियर सभी को बेल मिले जो ऑफेंडर है? सभी को जमानत मिले, सभी को न्याय मिले, सबसे सभी के साथ important इंसाफ जो हो। चीज़ हमने डिस्कस किया था इसमें 479 का, अगर आप देखोगे बेल में एक तो डेफिनेशंस नहीं थी, उसी के साथों साथ जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं जो किसी ना किसी ऑफेंस में वो जेल में जा चुके हैं, उनकी रिहाई पॉसिबल है अगर उसने 1/3 जो है उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो भुगत ली है। तो ये बहुत, और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर तो है ही, तो उन सिचुएशंस में उनको अगर रिहाई मिल रही है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मतलब कि इस BNSS के थ्रू मतलब कि मुहैया कराई गई है। और प्लस जो फर्स्ट टाइम नहीं करते और 1/2 ले चुके हैं, 1/3 भी ले चुके हैं, तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल की ड्यूटी है कि वो उसका रिकॉर्ड जो है मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाना, एप्लीकेशन दे जैसा आपको। यानी पहले जो कहा जाता था कि जिसका कोई वली वारिस होगा उसी को जमानत मिलेगी, वही रिहा हो पाएगा, अब देखा जाए तो BNSS के अंदर जेल सुप्रिंटेंडेंट को भी अधिकार दिया गया है कि वो अपील अपनी तरफ से भी दायर कर सकता है, एप्लीकेशन मूव कर सकता है, क्योंकि काफ़ी अक्यूज हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एडवोकेट की फ़ीस, तो उन्हें कुछ लॉज के बारे में पता भी नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस जरिए को ख़त्म करने के लिए ड्यूटी दे दी गई है सुप्रिंटेंडेंट जेलर को कि आप इनिशिएट कीजिए, लेकिन जेलों को भरिए नहीं है, जो जा सकता है वो बाहर जा सकता है, जिसको जमानत मिल सकती है वो बाहर जा सकता है। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अरेस्ट मतलब अगर किसी के पास वारंट नहीं है तो फिर वो बंदा कैसे लॉफुली अरेस्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू BNSS? अगर किसी के खिलाफ कोई वारंट ही नहीं है, बगैर वारंट की गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं? यस सर। मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट। जी। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस तो उसको अरेस्ट कर लेगी विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वारंट की भी तो नीड नहीं है। अगर आपका ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी, परमिशन लेगी मैजिस्ट्रेट साहब के वारंट के लिए, ठीक है, तभी उसको अरेस्ट किया जाएगा। यानी मैजिस्ट्रेट साहब की ऑर्डर के बिना उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर आप क्या BNSS में गिरफ्तारी को और आसान किया गया है, इस तरह की गिरफ्तारियों को? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सर कैसे। जैसे अभी एक सवाल आया कि वहाँ पर आपको परमिशन की ज़रूरत है मजिस्ट्रेट की, सेम वही बात बोली गई है BNSS में, जो CRPC में था तकरीबन वही प्रोसीजर। 175 BNSS का है हमारा, उसमें यही बात बोली गई NCR के लिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है, इसमें ऐड ये की गई कि NCR की जो आपके पास डेटा है आपके पास कि आपके पास इतने रिकॉर्ड्स आए, इतने केसेस फाइल हुए हैं NCR के अंदर, इसकी आप विद इन 14 डेज में आप मैजिस्ट्रेट साहब को आप फोर्टनाइटली फटाफट से आप उनको रिपोर्ट पेश करेंगे। CRPC में ये प्रोविज़न नहीं था, BNSS में ये प्रोविज़न दे रखा है कि आप विद इन 40 डेज में आप प्रोवाइड करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब को, ताकि उन्हें पता लगे कि क्या हो रहा है और आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि आप जवाब जब चाहे दें, आपको एक टाइम के अंदर वो जवाब देना होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि BNSS के अंडर जुवेनाइल ऑफेंडर्स की बेल को कैसे एड्रेस किया जाता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स? जुवेनाइल ऑफेंडर्स की बेल और प्लस उनकी रिहाई जो है मतलब कि वो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होता है। इनफैक्ट ऐसे सिचुएशन में हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे उनके पेरेंट और गार्जियन को इन्फॉर्म करना। जो चीज़ें हम यहाँ पे फॉलो करते हैं अक्यूज के साथ, वही चीज़ें बहुत तरीके से और सोच समझ के हमें जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि उनके पेरेंट्स एंड गार्जियन को इन्फॉर्म करना, उनको जेल में नहीं रखा जा सकता, ये रूल है, जेल में नहीं रखा जाएगा, उनको ऑब्जर्वेशन होम या फिर केयर प्रोटेक्शन होम जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बनाए गए हैं उनमें ही उनको रखा जाएगा। उसी के साथों साथ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट के, जैसे सेक्शन 10 हो गया, 105 हो गया, 107 हो गया। उसी के साथों साथ हमारे जो रूल्स है 8 क्लॉज 2, ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो होंगी। और देखा जाए तो कम्युनिटी सर्विस को भी इसमें कम्युनिटी सर्विस को भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रखा गया है।
ये कॉन्सेप्ट पहले हमारा कम्युनिटी सर्विस जुवेनाइल जस्टिस में ही था, फिर हमारा ये BNS में भी लेकर आया है ये। फॉरेन कंट्रीज में इसको माना जाता है कम्युनिटी सर्विस को, लेकिन हमारे यहाँ अब जाकर के इसको शामिल किया थोड़ा गया सा ना इसमें और एक कोशिश की गई है समाज सुधार की भी। जी जी, लेकिन एक्चुअली डिफाइन हो जाता ना कि कौन सी कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी तो और बढ़िया रहता। तो और बढ़िया रहता। डिफाइन नहीं हुआ, क्लैरिटी मिल जाती। हाँ, कि जैसे आप कौन सी कम्युनिटी सर्विस देंगे, लेकिन नाम से ही लग रहा है कम्युनिटी सर्विस, ऐसी सर्विस जो समुदाय को बेनिफिट दे। लेकिन ये तो जज को अधिकार दिया गया है कि वो जुर्म की नौयत देख करके, क्राइम की नौयत को देख करके वो फैसला लें कि किस मामले के अंदर ही दी जाए और किस मामले के अंदर दूसरी सजाएं दी जाएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसका सवाल है, क्या आप तो पूछना मैम चाहते मेरा हैं? सवाल है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं तो मतलब उनको 0 FIR का क्या मतलब मिलता है बेनिफिट, जैसे अभी हुआ इंट्रोड्यूस? 0 FIR अगर मैं बात बता रही थी आपको 173 जिसमें हम 0 FIR की बात करते हैं, उससे बहुत बड़ी सहूलियत जो है विक्टिम के लिए ही है। अब उसको जुरिस्डिक्शन टू जुरिस्डिक्शन नहीं भागना पड़ेगा, वो जहाँ पे एक्सेसिबल है, अप्रोचेबल है, जिस पुलिस स्टेशन के तहत वहीं पे जाके जो अपने FIR रजिस्टर का। अब उसमें वल्नरेबल ग्रुप है, कोई भी पर्सन है, हर एक के लिए द्वार जो है वो ओपन है। लेकिन यहाँ 0 FIR होने के बाद रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके पुलिस स्टेशन की बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 0 FIR होने के बाद इमीडिएटली जिस पुलिस स्टेशन में इसका केस आना था उस रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना इस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी बन जाती है। विक्टिम अब वहाँ से अलग है और इसमें इंफॉर्मेशन उसको रेगुलर FIR हम ट्रीट करेंगे। फिर CRPC में ओनली विक्टिम था, यहाँ पे इन्फॉर्मेंट को भी इंक्लूड किया गया है। विक्टिम और इन्फॉर्मेंट में थोड़ा फर्क है, राइट। और इसमें डैट मीन्स कि इसलिए ऐड किया है कि 0 FIR को अभी रूल बन गया है, पुलिस अपना मोनोपोली नहीं करेगी बिल्कुल अपनी, पहले बहुत मोनोपोली होती थी, अभी रूल बन गया है कि उसको FIR दर्ज करनी है तो करनी है। इसलिए बनाया गया है कि कल को कि अक्यूज एस्केप ना हो जाए, भाग ना जाए, इन्वेस्टिगेशन हमारी कहीं लूज ना हो जाए, एविडेंस कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसलिए 0 FIR से अगर जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तो पुलिस को भी राइट नहीं कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके या अक्यूज को अरेस्ट कर सके। इस पर्पस के लिए 0 FIR बनाई गई है। आपने इन्फॉर्मेंट की बात की, इन्फॉर्मेशन की बात की, यहाँ पर एक सवाल जानना चाहूँगा। जो गिरफ्तार हुआ है, जो भी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उसको ये जानने का हक है कि चार्जशीट उसके सामने लाई जाए, किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया है? इसे हम ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कहते हैं। जी जी, मैं ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में जानना चाहूँगा। और तुरंत बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका पूरा का पूरा ब्यौरा जो है हमारे चैप्टर 5 में दे रखा है, क्योंकि पहले ये बात मामले बहुत सामने आते थे कि मुजरिम को ये मतलब अभी वो मुजरिम भी नहीं है, मुलजिम ही है, अभी सिर्फ उस पर इल्जाम लगा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको चार्जशीट नहीं मिली है। बहुत सारे मामले ऐसे होते थे। तो मैं इसमें सस्पेक्टेड एंड प्लस हमारा जो क्यूज जो होता है, इन दोनों का बहुत डिफरेंस है, इन दोनों शब्दों में। तो दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। जैसे ही आपने अरेस्ट किसी को किया है उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथों साथ उसके रिलेटिव, फ्रेंड और एनी अदर पर्सन को इन्फॉर्म करना मस्ट है। उसी के साथों साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो चीज़ मैंने आपको बताई वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर विद इन 24 आवर्स तक उसको डिटेन कर सकते हैं। उसके बाद उसको मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाना, उसकी प्रस्तुति होना बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट राइट्स है जो कि अक्यूज पर्सन को दिए गए हैं। इसमें थोड़ा और भी ऐड किया गया है कि 24 आवर्स में तो वो पेश करेंगे। अगर बीच में कोई नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, तो वहां भी आप पेश कर सकते हैं। सपोज कि उसको अपने कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना है, बीच में आगे लोगों ने दंगा फसाद कर दिया, राइट्स कर दिया, ठीक है, तो अब वो अपने कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास कैसे पहुंचेंगे? तो विदाउट एनी डिले नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास वो पेश कर सकते हैं, चाहे उस मजिस्ट्रेट के पास जुडिक्शन हो या ना हो। एटलीस्ट कम से कम मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तो ले सकते हैं, राइट। लेकिन शीला जी, आप पेशे से एडवोकेट हैं, मैं जानना चाहूँगा, अगर पुलिस उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में नहीं बताती है, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाता है, ऐसे में उसके पास क्या कानूनी अधिकार है? सर, उसका वायलेट तो हुआ है अक्यूज़ के राइट्स, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वायलेट हुए हैं, और इसमें पुलिस ऑफिसर ने गलती भी की है। तो हमारा एक IPC में भी सेक्शन दे रखे हैं और BNS में भी दे रखे हैं 166A कि पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही है। और भी हमारे कंसर्न सेक्शंस हैं, हम पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं IPC के तहत अभी भी? यस, IPC और BNS के तहत दोनों में हो सकता है सर। जी, इसलिए मैं जानना चाह रहा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों में हो सकता है, IPC और BNS दोनों में हो सकता है। दोनों में हो सकता है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी ना सर, जी, इसलिए। तो उसका जी अगले सवाल की तरफ जी फरमाएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन के पास क्या रेमेडी है इफ पुलिस उसको 0 FIR को रजिस्टर करने से डिनाई कर दे? जी, रेमेडी भी और दूसरी उसका ऑल्टरनेट भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कंप्लेंट हो सकती है उसके बाद मैजिस्ट्रेट को, है ना, वो मैजिस्ट्रेट के पास जा सकता है अगर 0 FIR नहीं दर्ज हो रही है।
नहीं, उसके लिए पहले आपके लिए 0 एफआईआर दर्ज भी नहीं हो रही है तो आप लेटर लिखिए एसएचओ साहब को, ठीक है, तब भी वो अपनी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्या नाम है, एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, आप सीओपी कमिश्नर ऑफ पुलिस उनको भी लेटर लिखेंगे। लेकिन हाई अथॉरिटी हमारी एसपी है मेन, उनको लिख सकते हैं हम, साथ में डीएसपी साहब को भी डाल देते हैं कि आप लेटर दे, उनको स्पीड पोस्ट कर दिए, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। फाइनली मजिस्ट्रेट के पास हम जाएंगे, आप देखेंगे 173 का क्लॉज 4 बीएनएस में एक लाइन नीचे ऐड दे रखी है कि अगर आपके थाने वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं, एसपी साहब भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप फाइनली मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे। 173 क्लॉज 4 में नीचे एक लाइन दे रखी है, तो आप जाइए। 156(3) आपका सीआरपीसी का है, 200 रीड विद द कंप्लेंट 200, इसके थ्रू हम जाते थे विद एफिडेविट। प्रियंका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, एफिडेविट जमा करना मस्ट है। हाँ, उसके इस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको एफिडेविट देना है कि आप जो बात बोल रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो आप पुलिस ऑफिसर पे, वो बात सही है। एक शपथनामे पे, एफिडेविट पे आप शपथ लेके बोल रहे हो। अब यही बात हमारी 175 में है, तो मैजिस्ट्रेट इसमें डायरेक्शन देगी पुलिस ऑफिसर को, आपने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी, लाइक एटीआर आएगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो ऐसे हालात में जो ऑनलाइन एफआईआर होती है, क्या कहीं ना कहीं वो एक सबूत बनेगी, बहुत अहम सबूत, कि जहां उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर की है, लेकिन अब वो जो फिजिकली अच्छा तो जो सर ने कनेक्ट कर दिया कि अगर 0 एफआईआर पॉसिबल नहीं है तो हम तो क्रिमिनल कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट तक पहुंचे, लेकिन सर ने अभी बताया कि आप एफआईआर ई एफआईआर भी करा सकते हो। लेकिन अगेन ई एफआईआर कराने के बाद 72 आवर्स में उसका साइन होना जरूरी, बहुत जरूरी, अदरवाइज नहीं होता साइन तो फिर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं मानी जाएगी बिल्कुल भी। ये भी 173 में हमारा दे रखा है। एक इसमें ये बात है कि आपने एफआईआर सीआरपीसी में देखी होगी 154 और 173 बीएनएसएस में। एक अहम बात है कि सब्सटेंस लिखे जाएंगे और सिग्नेचर बाय द विक्टिम या इन्फॉर्मेंट, वो सिग्नेचर ही नहीं है, बिना सिग्नेचर के एफआईआर दर्ज होगी ही नहीं बिल्कुल भी, वो सिग्नेचर मैंडेटरी है। जी हाँ, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Sir, my question is how BNSS is different from CRPC in bail matters? बेल मैटर्स में किस तरह से डिफरेंट है, शीला जी? इसमें आप अभी हमने बेल पे डिस्कस किया था कि जो सीआरपीसी है हमारा बहुत पुराना बना हुआ 1974 का, ठीक है, उस टाइम अकॉर्डिंग ये बहुत बढ़िया लॉ था, लेकिन वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा है तो कुछ तब्दीलियाँ, कुछ चेंजेस भी आई हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा 436A सीआरपीसी का, ये रिप्लेस हुआ है 479। 438 जो एंटिसिपेटरी बेल है वो रिप्लेस हुआ है हमारा 482, ठीक है। तो उसमें चेंजेस भी आए हैं कि अभी हमने 436A जो सीआरपीसी का पढ़ा था अंडर ट्रायल वाला, अब वो हमारा 479 है कि अगर कोई अंडर ट्रायल है तो उसको बेल मिलनी ही मिलनी है, शेल वर्ड दे रखा है, ठीक है। सेम वही सीआरपीसी को बहुत सारे फॉलो केसेस किया है हैं जहाँ पे इनका वायलेशन हुआ, आर्टिकल 21 में हुसैना खातून का केस है ना, तो और भी बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करते हैं तो उसमें भी अगर कोई गैंग रेप का मुलजिम है, हाँ, तो उसको अब बीएनएसएस के तहत एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। मैं चाहूंगा इस पर आप रोशनी डालें, क्योंकि पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इसको अब शामिल किया गया। पहले भी था ये प्रावधान, हमारा एंटीसिपेटरी बेल में ये प्रावधान दे रखा है कि अगर कोई महिला से ऐसे वाली हरकत है गैंग रेप की तो उसको बेल नहीं दी जाए, ये हमारा प्रोविजन दे रखा है और सीआरपीसी में 438 में ऑलरेडी दे रखा है। और बीएनएसएस के अंदर भी उसको वैसे ही रखा गया, बीएनएस में भी ऐसे ही रखा गया है इसमें कि उसको बेल नहीं दी जाए। यानी जहां इन्होंने चेंजेस की बात की है वहां पर हम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की बात करेंगे कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसके लिए सहूलत दी गई है बेल की, और जो लोग अपनी सजा का 1/3 हिस्सा काट चुके हैं उनके लिए जेल सुपरिटेंडेंट को जो परमिशन एक तरीके से इजाजत मिल गई है, एक अधिकार मिल गया है, तो वहां पर हम फर्क इसको देख सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं प्रोग्राम में। और अभी बताया था अभी हमने आपको कि 436A है, उस पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी आया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्रिमिनल लॉ में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कभी नहीं आता है, तो इसमें फर्स्ट टाइम ये इसी सेक्शन में आया है 436A जो रिप्लेस हुआ है 479, इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया है कि उनको भी बाहर निकालो जी, उनको भी जल्द से जल्द बाहर किया जाए और देखा जाए तो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैम, मेरे को पूछना है कि जैसे 0 एफआईआर कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं हम, मतलब जहाँ हम रहते हैं उसके अलावा भी कहीं और भी हम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं 0 एफआईआर, तो इसका कोई मिसयूज नहीं हो सकता? देखिए, मिसयूज हो सकता है और उसी के बेसिस पे आपके पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑप्शन है। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी 173 क्लॉज 3 के अंतर्गत जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो डीएसपी के ऑर्डर्स के साथ आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो ऑप्टेन कर सकते हो। करने के बाद उसमें ये देखना पड़ेगा कि प्रिमा फेसी केस है कि नहीं, ठीक है ना, और उसकी 14 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट तक जानी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑप्शन पहले था,
लेकिन ललिता कुमारी के केस आने के बाद 2013 में इसका बिल्कुल हमने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी एफआईआर मैंडेटरी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज अ सेकंड थॉट। ये तब होगा जब कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कोई और ऑफेंस कमिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई इकोनॉमिक ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उन सिचुएशंस में आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मत की कंडक्ट कराओ। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना कि आपकी एफआईआर जो है मैंडेटरी है। उसके बाद 2013 के बाद अब बीएनएसएस आया है, जहां पे कई सारे मतलब कि लोग कह रहे हैं कि इसका वायलेशन, लेकिन वायलेशन मुझे नहीं लगता वायलेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजें पहले भी थी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। और इसका सबसे बड़ा मकसद क्या था कि जो मिसयूज होता था एफआईआर का, या फिर जो फेक केसेस कोर्ट तक आते थे और उसके बाद 482 में उनको हम कॉश कराते थे, उन चीजों को खत्म किया गया है। जी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमारा इस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड है, यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज करने से पहले क्यों ना हम प्रमा फसाई देख लें, इंक्वायरी कर लें। यहाँ पे इस चीज़ पे आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 175 जो बीएनएस का है क्लॉज 3, उसके तहत मजिस्ट्रेट साहब ने उसको इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दिया है पुलिस ऑफिसर को कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए इसके अंदर, उसके बाद एफआईआर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक ज़मानत के ताल्लुक से एक सवाल और आ रहा है कि अक्सर ये भी होता था कि ये कह दिया जाता था कि गवाह को शिनाख्त करनी है मुलजिम की, तो इसको अभी ज़मानत ना दी जाए। जी सर, ये बात भी है। इस बारे में बीएनएसएस क्या कहता है कि क्या अब भी इस ग्राउंड पर उसकी जमानत को कैंसिल कर दिया जाएगा, या जमानत अब मिल सकती है, उसको दी जा सकती है? 187 नहीं 187 नहीं है सर। इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि बेल हमारी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर कि क्या नाम है, जो विटनेस है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि उसको बेल ना दी जाए, कि पहले एविडेंस हो जाए उसके बाद हम दें। ओनली एक जो ये है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ये हमारी सीआरपीसी में नहीं थी, ये हमारी बीएनएसएस में ऐड की गई है। तो इस ध्यान से भी कोर्ट कहती है कि भाई पहले एविडेंस हो जाए, बड़े हीनियस क्राइम है, लाइक वीमेन से कनेक्टेड हैं या बच्चों से कनेक्टेड हैं, तो इसमें थोड़ा बेल का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है कि एविडेंस स्टेज पे आ जाए, कि पता लग जाए कि आखिर बात क्या है यहाँ पे। लेकिन कई सारे ग्राउंड इस तरीके के बनाए गए हैं जहाँ बेल को मिलना आसान भी बना दिया गया है। और देखा जाए तो इस कानून के तहत कोशिश की गई है कि हमारे हिंदुस्तानी माशरे के मुताबिक, हमारे समाज के मुताबिक और हमारी ज़रूरतों के मुताबिक इन तीनों कवानीन को नाफिज किया गया है। आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों खास मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट का कि आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। और यहाँ पर हम आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे अगले मौजू के साथ। तब तक के लिए आदाब। पापा ये सब